प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, कोविड महामारी का आर्थिक दुष्प्रभाव कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यूपीपीएससी परीक्षा 2019 में चयनित उप जिलाधिकारियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, कार्य पद्धति से पीड़ित व्यक्ति को मिले न्याय। प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 17 अगस्त से होगा शुरू। सत्र में विधानसभा चुनाव से पहले जरूरी खर्चों को पूरा करने के लिए पास कराया जाएगा अनुपूरक बजट। प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण की नियंत्रित होती स्थिति को देखते हुए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को 16 अगस्त से 2 पालियों में खोलने का लिया फैसला। शिक्षण संस्थानों में टीकाकरण के लगाए जाएंगे विशेष शिविर। नमस्कार, मैं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। इस योजना के बारे में जागरूकता लाने के लिए राज्य में जन भागीदारी कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है, जिसे प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी का आर्थिक दुष्प्रभाव कम करने के उद्देश्य से शुरू किया था। देश में मुद्रा योजना है, स्वनिधि योजना है। भारत में ऐसी अनेकों योजनाएं गरीब को सम्मानपूर्ण जीवन का मार्ग दे रही है, सम्मान से सशक्तिकरण का माध्यम बन रही है। भाइयों और बहनों, जब सामान्य मानवी के सपनों को अवसर मिलते हैं, व्यवस्थाएं जब घर तक खुद पहुंचने लगती हैं, तो जीवन कैसे बदलता है, ये गुजरात बखूबी समझता है। कभी गुजरात के एक बड़े हिस्से में लोगों को, माताओं बहनों को पानी जैसी जरूरत के लिए कई कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। हमारी सभी माताएं बहनें साक्षी हैं। ये राजकोट में तो पानी के लिए ट्रेन भेजनी पड़ती थी। राजकोट में तो पानी लेना है तो घर के बाहर गड्ढा खोद करके नीचे पाइप में से पानी एक एक कटोरी लेकर के बाल्टी भरनी पड़ती थी। लेकिन आज सरदार सरोवर बांध से, सौनी योजना से, नहरों के नेटवर्क से उस कच्छ में भी मां नर्मदा का पानी पहुंच रहा है, जहां कोई सोचता भी नहीं था। और हमारे यहां तो कहा जाता था कि मां नर्मदा का स्मरण मात्र से पुण्य मिलता है। आज तो स्वयं मां नर्मदा गुजरात के गांव गांव जाती है, स्वयं मां नर्मदा घर घर जाती है, स्वयं मां नर्मदा आपके द्वार आकर के आपको आशीर्वाद देती है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज गुजरात 100% नल से जल उपलब्ध कराने के लक्ष्य में अब ज्यादा दूर नहीं है। यही गति आम जन के जीवन में, यही बदलाव अब धीरे धीरे पूरा देश महसूस कर रहा है। राजधानी लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीपीएससी परीक्षा 2019 में चयनित उप जिलाधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त चयनित उप जिलाधिकारियों से संवाद भी किया है। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि कार्य पद्धति पीड़ित को न्याय मिले। उन्होंने कहा कि आप प्रशासनिक सेवा का अंग बन गए हैं, इसलिए बिना भेदभाव के पहले दिन से ही सेवा का संकल्प लेना होगा। उन्होंने कहा कि जमीनी समस्याओं को निस्तारण करने में जनता दर्शन का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तहसील स्तर पर ही समस्याओं का निस्तारण होने पर जनता को बड़ा लाभ मिलेगा। आप सभी को पूरी तरीके से उस प्रक्रिया का पार्ट बनना चाहिए। याद रखना, भारतीय प्रशासनिक सेवा की रीढ़ के रूप में हम लोग प्रादेशिक सेवाओं को मानते हैं, क्योंकि उप जिलाधिकारी के रूप में आपके पास जो दायित्व आने हैं, अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के साथ आपको विभिन्न तहसीलों में जाकर के
वहां पर अपनी सेवाएं देनी होंगी। और याद रखना कि जनता से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, एक कॉमन मैन की जो समस्या है, आधी से अधिक समस्या केवल राजस्व से संबंधित समस्याएं होती हैं। अपराध की प्रकृति में मैं बहुत बार देखता हूं कि गांव में या शहरी क्षेत्रों के मोहल्लों में जो विवाद होते हैं, उनके पीछे भी ये छोटे मोटे जो राजस्व से संबंधित विवाद होते हैं, जिसपे समयबद्ध निर्णय न होने के कारण हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो अनिर्णय का शिकार जब हो जाती है, तो उसका खामियाजा एक आम नागरिक को भुगतना पड़ता है। और इसलिए हमारा दायित्व होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को न्याय मिले, न्याय से कोई वंचित न होने पाए। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था और दुर्व्यवस्था, जिस व्यवस्था के हम पार्ट हैं वहां पर न दिखे, या हम अगर अपने इस दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं तो हम अपने आप के साथ न्याय करते हैं, अपनी सेवा के साथ न्याय करते हैं, और जिस व्यवस्था ने हमें सम्मान दिया है उस व्यवस्था के साथ भी हम न्याय करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में ज्यादातर चयन की प्रक्रिया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। न्यायालय के द्वारा कई नियुक्तियों की सीबीआई जांच कराई गई है और कुछ जांचें अभी भी चल रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पारदर्शिता के साथ नियुक्तियां की जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार फल मिले। सरकार के द्वारा नियुक्तियों में समयबद्ध तरीके से काम किया जाने लगा है। उन्होंने कहा इसी वर्ष यूपी पीसीएस की 2017-18 के भी नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और फिर से एक बार 2019 के नियुक्ति पत्र बांटना अपने आप में प्रमाण है कि चयन प्रक्रिया तेज गति से की जा रही है। 2017 के पहले कैसे कलंकित हो चुकी थी। भाई भतीजावाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार इस कदर पहुंच गया था कि माननीय न्यायालय को उन सभी प्रक्रियाओं की सीबीआई जांच करने के लिए आदेश देने पड़े और उसमें बहुत सारी जांचें न्यायालय के आदेश पर सीबीआई जिसमें अभी भी जांच कर रही है। ये वास्तव में प्रदेश की युवाओं के जीवन के साथ, उनकी प्रतिभा के साथ न केवल खिलवाड़ था, बल्कि उन्हें कुंठित करने की कुत्सित मंशा के तहत पिछली सरकारों के द्वारा की गई शरारत का भुक्तभोगी उत्तर प्रदेश का युवा होता था। पिछले 4-4.25 वर्ष के दौरान हम सब ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में शासकीय नौकरियों को पूरी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपादित करने के लिए आयोग और बोर्डों के माध्यम से जो प्रक्रिया आगे बढ़ती है उसको व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो ये बोर्ड और आयोग अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के अड्डे बन चुके थे और उसके कारण अनिर्णय की स्थिति पैदा हो गई थी, इस जड़ता को दूर करते हुए प्रक्रिया में तेजी लाने, निष्पक्षता लाने, शुचिता और पारदर्शितापूर्ण तरीके से इस नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के परिणाम बहुत अच्छे ढंग से सामने आ रहे हैं। एक भी नियुक्ति उत्तर प्रदेश की आज के दिन पर हम लोग विगत 4.25 वर्ष के दौरान 4.5 लाख के आसपास सरकारी नौकरियों में प्रदेश के नौजवानों को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं और कोई भी हमारी चयन की प्रक्रिया न्यायालय में लंबित नहीं है। पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया और सभी आयोग और बोर्डों से भी यही आग्रह किया गया कि वे पूरी ईमानदारी के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित वर्चुअल परिचर्चा की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यह पहला अवसर है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री परिषद की परिचर्चा की अध्यक्षता करेगा। रविवार को भारत में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की बारी बारी से मिलने वाली सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की थी। परिषद की अध्यक्षता के दौरान भारत समुद्री सुरक्षा के अलावा शांति रक्षा और आतंकवाद से निपटने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इससे पहले भारत जून 1950, सितंबर 1967, दिसंबर 1972 और अक्टूबर 1977, फरवरी 1985, अक्टूबर 1991, दिसंबर 1992, अगस्त 2011 और नवंबर 2012 में परिषद का अध्यक्ष रह चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आर्थिक सहयोग करने का प्रस्ताव भी अनुमोदित किया गया है। कोविड-19 से 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता में से किसी एक अथवा दोनों को खो दिया है, उनको उच्च शिक्षा तक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। जिनकी माता तलाकशुदा या परित्यक्ता हैं अथवा माता पिता दोनों जेल में हैं, उनको ये सुविधा मिलेगी। बाल भिक्षावृत्ति और वैश्यावृत्ति से मुक्ति होने वाले बच्चों को भी सरकार कक्षा 12 तथा 23 वर्ष की आयु पूरी होने तक उच्च शिक्षा में भी सहयोग करेगा। इस योजना से अंतर्गत पात्रता श्रेणी में आने वाले परिवारों के बच्चों को 2,500 रुपए की धनराशि प्रतिमाह प्रदान की जाएगी। मंत्रिपरिषद ने होमगार्ड, स्वयंसेवकों और अवैतनिक अधिकारियों की सेवा अवधि में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, उनके परिवार को अपंगता की स्थिति में 2.5 लाख रुपए अनुग्रह राशि के रूप में दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का वर्षाकालीन सत्र 17 अगस्त 2021 को आहूत किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया है। संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड 1 के तहत 6 महीने के अंदर विधानसभा और विधान परिषद के सत्र को आहूत किए जाने का प्रावधान है, जिसको ध्यान में रखते हुए अगला सत्र 17 अगस्त से होगा। प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण की नियंत्रित होती स्थिति को देखते हुए स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को आधी क्षमता के साथ खोलने का फैसला ले लिया है। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों में 16 अगस्त से 2 पालियों में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और अपराह्न 12:30 से शाम 4:30 बजे तक पढ़ाई होगी। 50% विद्यार्थियों को प्रथम पाली में तथा शेष 50% की दूसरी पाली में विद्यालय बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को टीम 9 के अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक में यह निर्णय लिया है। शनिवार और रविवार को कोरोना कर्फ्यू होने के कारण शिक्षक कार्य सोमवार से शुक्रवार तक ही रहेगा। इसी व्यवस्था के साथ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 1 सितंबर से पढ़ाई शुरू होगी। शिक्षण संस्थानों का संचालन होने के साथ ही 18 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों के लिए टीकाकरण के लिए विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे। घंटे में 38,887 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.38% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या घटकर 4,04,958 हो गई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.39% है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट घटकर 1.85% है, जो 5% से कम पर बना हुआ है। आइए अब देश भर में चल रहे कोविड टीकाकरण की खबरों पर नजर डालते हैं। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में 47,85,44,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में 61,09,587 टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान को गति देने के लिए स्वास्थ्य विभाग आज वृहद टीकाकरण कार्यक्रम चला रहा है। इसके तहत लखनऊ के 12 चिकित्सालय, बलरामपुर सिविल, लोकबंधु, आरएलबी, केजीएमयू, एसजीपीजीआई, लोहिया संस्थान, झलकारीबाई, अवंतीबाई, रामसागर मिश्रा अस्पताल, ठाकुरगंज टीबी अस्पताल के साथ 19 शहरी और ग्रामीण सीएससी, 20 पीएससी, 81 बूथों और अन्य स्थानों पर करीब 86,000 लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित है। यहां सभी वर्ग के लोगों का पंजीकरण और बिना पंजीकरण के भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। विभिन्न अस्पतालों में अन्य जगहों पर कुल 147 सत्र के लिए 348 बूथ बनाए गए हैं। प्रत्येक बूथ पर न्यूनतम 250 लोगों का टीकाकरण किया जाना सुनिश्चित है। लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज अग्रवाल ने बताया है कि अभियान के तहत जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, डीएल आदि दिखाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। केंद्र पर लाभार्थियों के बैठने, पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है।
साथ ही सभी से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है। आज बहुत बड़ा वैक्सीनेशन का अभियान है। एक तरह से ये राष्ट्र पर्व और प्रदेश पर्व भी है। आज हमारे यहाँ करीब 87,000 वैक्सीन एक दिन में लगाने का लक्ष्य है और इसके लिए 147 बूथ कार्यरत हैं। उनमें सेशंस की संख्या भी बढ़ाई गई है और तकरीबन स्वास्थ्य विभाग का और सहायक विभागों के बहुत सारे कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं। कोरोना वैक्सीन न केवल आपको कोरोना से सुरक्षित रखेगी बल्कि आपके बच्चे की फीस भी माफ करवाएगी। यकीन कीजिए, मेरठ में ऐसा ही हो रहा है। कोरोना काल में जब स्कूल कॉलेज अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव बना रहे हैं, ऐसे में मेरठ के वेद इंटरनेशनल स्कूल की पहल ने न सिर्फ अभिभावकों को बुरे दौर में राहत दी है बल्कि वैक्सीनेशन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। वेद इंटरनेशनल स्कूल ने नर्सरी से 12वीं तक के छात्रों की इस सेशन की 1.5 करोड़ रुपए की फीस माफ कर दी है। नर्सरी से केजी तक के बच्चों की 8 महीने, पहली से 8वीं तक के बच्चों की 6 महीने और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की 5 महीने की फीस माफ की गई है, जो 1.5 करोड़ रुपए बैठ रही है। इस फीस को माफ कराने के लिए छात्र छात्राओं के अभिभावकों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूर दिखाना होगा। वेद इंटरनेशनल स्कूल कोरोना काल के चलते ऑनलाइन क्लास दे रहा है और करीब 1000 बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, लेकिन छात्रों की फीस की परेशानी को देखते हुए फीस माफ करने का फैसला लिया गया है। साथ ही वैक्सीनेशन बढ़ाना भी इसके पीछे एक मकसद है, ताकि संभावित तीसरी लहर में सब सुरक्षित रह सकें। हमारे विद्यालय में लगभग 1000 बच्चा पढ़ते हैं, मोर देन 1000 हैं और उन पे हर बच्चे पे लगभग 42% से लेके 67% तक की सेगमेंट वाइज हमने छूट की है। नर्सरी से केजी के सेक्शन में जो बच्चों की 8 माह की फीस है वो छूट कर दी गई है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद। और ऐसे ही फर्स्ट से 8th क्लास तक 50% छूट कर दी गई है। जितनी भी उनकी फीस है 6 माह की, उसमें से छूट कर दी गई है। 9th to 12th जितना बच्चा है उसमें 5 महीने की फीस को माफ कर दिया गया है। बढ़िया ये अभियान चला है, जो जागरूकता दिखाई है। कोविड जोन ये हमारी डोज सभी को लेनी है और इसमें स्कूल ने छूट जो दी है वो 5 महीने की बच्चों की छूट दी है, जिससे कि सभी में अभिभावक जितने भी अपने बच्चों के गार्जियंस है सभी में जागरूकता है। एडमिशन के लिए भी आ रहे हैं और स्कूल का भी बहुत योगदान है कि सभी इसमें कोविड जो है वैक्सीन सभी लगवाएं। और सभी से मेरा ये प्रार्थना है कि सभी अपने बच्चों के, अपने गार्जियंस के और जो भी रह गया है सभी को जागरूक करें, कोई बिना इंजेक्शन के ना रहे। टीकाकरण के लिए हम ये कहेंगे कि टीके से कोई दिक्कत नहीं हुई। एक दिन बुखार आया था, मैंने दोनों डोज लगवा चुका हूँ और बीच में मुझे कोरोना भी हुआ था, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं हुआ घर में। अब हम सभी ठीक हैं। स्कूल ने एक बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई है कि आप टीका लगवाओ और जो है 50% स्कूल की फीस में माफ़ी पाओ। ये ऐसी मुहिम है, ये इतनी अच्छी मुहिम है कि इससे अच्छी और कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं और मेरी इन्होंने जो है 50% फीस माफ कर दी है। स्तनपान करवाने वाली महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण कोविड टिप्स। कोविड संक्रमित महिलाएं भी अपना दूध बिना किसी भी संकोच के नवजात शिशु को पिला सकती हैं। महिलाओं को मास्क पहनना, साबुन से नियमित रूप से हाथ धोना और आसपास की जगह को सैनिटाइज करने जैसी सावधानियां बरतनी होंगी। मेरा नाम डॉक्टर ऋचा पांडे है और मैं यूनिसेफ में एज न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट कार्य करती हूँ। आज मैं आपके सामने कोविड के दौरान स्तनपान संबंधी कुछ बातें लेके आई। पहली बात, कोविड के दौरान या इस समय जितने भी नवजात शिशु पैदा हो रहे हैं, क्या उन्हें मां का दूध मिलना चाहिए? इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल। 1 घंटे के अंदर मां का दूध या स्तनपान की शुरुआत। 6 महीने तक केवल और केवल मां का दूध, पानी भी नहीं। याद रखिए, कितनी भी गर्मी हो पानी मत दीजिए, क्योंकि मां के दूध में पानी होता है। ऊपरी दूध भी नहीं। 6 महीने के बाद मां के दूध के साथ ऊपरी आहार के साथ शुरुआत करिए और मां का दूध 2 वर्ष तक कंटिन्यू करिए।
अब दूसरी बात, क्योंकि कोविड फैला हुआ है, मान लीजिए किसी माँ को संक्रमण हो जाता है तो उस अवस्था में क्या वो अपने बच्चे को अपना दूध पिला सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। माँ के दूध की प्रोटेक्टिव वैल्यू बहुत हाई है, तो इसलिए ये रेकमेंड किया गया है कि माँ को अपना ही दूध पिलाना है अगर माँ सक्षम हो। इस कंडीशन में उसको कुछ प्रिकॉशंस बरतने हैं, कुछ सावधानियां बरतनी हैं, जिसमें पहला है कि मास्क को लगा के पिलाएगी, नाक और मुंह दोनों ढके होने चाहिए, उसके हाथ साफ होने चाहिए। और तीसरी बात यह है कि अगर वो खांस रही है और कुछ खांसी के छींटे उसके चेस्ट पे पड़ते हैं तो वो चेस्ट अपना साफ कर सकती है, धो सकती है, पर हर बार स्तनपान कराने के लिए चेस्ट धोने की आवश्यकता नहीं है। अब तीसरी स्थिति ये आती है कि माँ दूध पिलाने में सक्षम नहीं है, वो बहुत बीमार है, उसको ठीक नहीं लग रहा है, तो उस दशा में किसी परिवार के सदस्य के सहयोग से उसका दूध एक कटोरी चम्मच में निकाला जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है और हर बार वो बच्चे को, शिशु को पिलाया जा सकता है। एक स्थिति ये भी हो सकती है कि शिशु बीमार है और वो पीने में सक्षम नहीं है, तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है और बच्चे को तुरंत आपको हॉस्पिटल ले जाना होगा। इन सारी चीजों में एक बात हमेशा याद रखनी है कि माँ जब भी बच्चे को उठाए, अपने पास लाए, तो उसके हाथ साबुन और पानी से धुले होने चाहिए या सैनिटाइजर से धुले होने चाहिए। अगर माँ संक्रमित है तो जहाँ पे बैठी है वो स्थान साफ कर लें। तो और जैसे ही माँ ठीक होती है, संक्रमण खत्म हो जाता है, तो माँ को वापस प्रोत्साहित करना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए, जिससे कि वो स्तनपान शुरू करा ले। बिकॉज याद रखिए, स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट फीडिंग एंड देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर दैट। थैंक यू। नमस्कार। कोरोना संकट के बीच सभी जरूरतमंद परिवारों को केंद्र की मोदी सरकार राहत पहुंचाने का कार्य कर रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बाराबंकी जिले में भी फ्री राशन वितरण हो रहा है। कोरोना महामारी में 1,13,745 अंत्योदय और 5,33,584 पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। इन्हें इस योजना के तहत प्रति यूनिट 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल मिल रहा है। यानी इस योजना से जिले के कुल 6,47,329 राशन कार्ड धारकों को सीधा लाभ मिल रहा है। वहीं कोरोना के इस संकट काल में निःशुल्क राशन पाकर लोगों ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया है। लाभार्थियों का कहना है कि पिछले साल भी कोरोना काल में सरकार ने हमारी मदद की थी और इस बार भी वो हमारे साथ खड़ी है। जी भैया, रोजी रोजगार तो सब चले गए थे और राशन मिलने लगा है तो थोड़ा जो है हम लोग को सहारा हो गया है। और गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन मिल रहा है तो हम लोग को गरीबन के लिए सहायता हो गया है। जी, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मुझे खुशी है कि ये आगे जो है जो कार्यकाल करेंगे ये भी करेंगे। जी, उन्होंने बहुत ही जन कल्याण योजना शुरू की है, इससे उनका धन्यवाद है और उससे लोगों को बहुत लाभ हो रहा है। ताकि जो है और आने वाले समय अभी 3-4 महीने जो उन्होंने कहा है नवंबर तक देने के लिए, उससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी और वो बधाई के पात्र हैं इसकी। इससे लोग अपना खर्च चला, थोड़ा बहुत आसानी हो गई इससे राशन मिलने की वजह से। इससे बच्चे भूखे भी नहीं रहे और मेरा 4 यूनिट है, इससे 20 किलो राशन मिलता है। इसलिए हम केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना चालू करके गरीबों का पालन पोषण करना शुरू करा दिया और इससे हम सब गरीब भाइयों को भी मिलता रहा, अन्न मिल रहा है, समय से मिल रहा है। हर व्यक्ति को 5 किलो अन्न दे रहे हैं खाने के लिए और महीने में 2 बार देते हैं फ्री, जिससे हम गरीबों का भी पालन पोषण हो रहा है। और इसके लिए हम माननीय श्री प्रधानमंत्री महोदय जी को कोट धन्यवाद। भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन के अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में जहां पहले हमारे देश में चीन की राखियों की भरमार रहती है, वहीं अब स्वदेशी राखियों का कल्चर भी बढ़ गया है। ऐसे में रक्षाबंधन के त्योहार के लिए बरेली के बिथरी चैनपुर विकासखंड के गांव फरीदापुर इनायत खां में स्वदेशी राखियों का महिला समूह द्वारा तैयार किया जा रहा है। अपराजिता महिला समूह की 11 महिलाओं के जरिए इन राखियों को बनाया जा रहा है। इन स्वदेशी राखियों को प्लास्टिक मुक्त और स्वदेशी धागे से तैयार किया जा रहा है। इस गांव में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं रक्षाबंधन पर बिकने के लिए बड़ी संख्या में राखियां तैयार कर रही हैं। राखियों को बनाने से लेकर उनकी पैकिंग तक का विशेष ध्यान रखा गया है, जो कि पर्यावरण के अनुकूल है।
जो यहाँ पे काम हो रहा है राखियों का मेन, क्योंकि राखी का सीज़न आ गया है और महिलाओं ने सोचा कुछ आय उपार्जन होना चाहिए, तो राखी बनाने का काम किया। क्योंकि हमारे जो चाइना की जो राखी आ रही है वो कहीं ना कहीं हमको उसको हटाना है, हमें स्वदेशी चीज़, अपने देश की चीज़ को लाना है। इसलिए इन महिलाओं ने शुद्ध सूती का धागा लिया है, लकड़ी का काम इसमें है, शुद्ध चीज़ से राखियाँ बनाई जा रही हैं। तो इस तरह से ये राखी बना रही हैं, जिसकी लागत जो अगर हम बात करें लागत की तो 6 से 7 रुपए मोस्टली लागत आ रही है। जो तैयार राखी इनकी मार्केट में 20 से 25 रुपए में जा रही है। इसमें राखियों में सूती धागे से बन रही हैं। इसमें रुद्राक्ष के मोती हैं और ये घुंघरू वगैरह सब लगे हुए हैं और ये बिल्कुल कच्चा सूती धागा है। इसमें चाइना का कोई भी मटेरियल यूज़ नहीं हुआ है। इसमें हम लोगों ने जो है किसी पन्नी का भी यूज़ नहीं किया है। इसमें ये जो राखियों में गद्दियाँ लगी हुई हैं, ये वेस्ट मटेरियल जो हमारा कपड़ा कतरन बस्ती है वो उसमें यूज़ हुआ है। और राखियों की पैकिंग में जो है, जो हमने थैली बनाई है वो भी सूती कपड़े की बनी हुई है। अपराजिता स्वयं सहायता समूह में राखी का काम कर रही हूँ और ये राखी जो है सूती धागा से तैयार करी जा रही हैं। इसमें चाइना का कोई भी माल यूज़ नहीं किया जा रहा है, शुद्ध राखी है और चाइना सही भी नहीं है, प्लास्टिक का कोई यूज नहीं है इसमें। हम ये धागा से करते हैं, धागा से, सूती धागा से। क्या क्या लगाते हैं? इसमें मोती हैं, रुद्राक्ष है, बटन है। इसमें लकड़ी का सामान कोई नहीं चाइना का। हम बटन प्लास्टिक यूज नहीं करते हैं इसमें, करते सब लकड़ी का माल है इसमें। रिक्रूटमेंट दिल्ली हेडक्वार्टर के आईजी राकेश यादव अपने द्विवार्षिक निरीक्षण पर अमेठी के त्रिसुंडी स्थित रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर पहुंचकर सैनिक सम्मेलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने नव आरक्षियों को संबोधित करते हुए सीआरपीएफ द्वारा किए गए विशेष कार्यों के बारे में अवगत कराया। साथ ही नव आरक्षियों और जवानों के हौसले को बढ़ाया। इसके बाद वह क्वार्टर गार्ड रूम का और हथियारों के रखरखाव और मेस सहित अन्य जगहों का भी उन्होंने निरीक्षण किया। इसके अलावा वहां पर तैनात जवानों और आरक्षियों के पूरे दिन भर कार्यों के बारे में भी जाना। इसके अलावा रिक्रूटमेंट सेंटर पर शहीदों की याद में बनाई गई वाटिका में वृक्षारोपण किया। मीडिया से बात करते हुए आईजी ने बताया है कि हम 2 साल में एक बार सभी रिक्रूटमेंट सेंटर का निरीक्षण करते हैं, जिससे उनमें बेहतरी लाई जा सके। हम सेंट्रल लेवल पे जितने भी हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनकी 2 साल में एक बार इंस्पेक्शन करते हैं, ताकि उनमें बेहतर और बेहतरी लाई जा सके। उसमें सीआरपीएफ का ये कंटिन्यूस प्रयास रहता है कि हमारे रिक्रूट्स जहाँ भी पासिंग आउट के बाद डिप्लॉयड होते हैं, देश को अपनी बेहतर सेवाएं दें। और आप सब इस बात को महसूस भी कर सकते हैं कि सीआरपीएफ ने जहाँ जहाँ अपने कदम रखे, वहाँ अमन चैन की स्थापना में उन्होंने अपना बहुत ही शानदार सहयोग दिया और हर जगह से उनको वाई मिली। यही हमारा प्रयास रहता है। देश में जहाँ जहाँ भी पुलिस को और प्रशासन को हमारी आवश्यकता होती है, वहाँ हम उनको भेजते हैं और कम से कम जान और माल का नुकसान करके ज़्यादा से ज़्यादा राज्य को फायदा हो, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, कोविड महामारी का आर्थिक दुष्प्रभाव कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी ये योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यूपीपीएससी परीक्षा 2019 में चयनित उपजिलाधिकारियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, कार्य पद्धति से पीड़ित व्यक्ति को मिले न्याय। प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र का 17 अगस्त से होगा शुरू। सत्र में विधानसभा चुनाव से पहले जरूरी खर्चों को पूरा करने के लिए पास कराया जाएगा अनुपूरक बजट। और प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण की नियंत्रित होती स्थिति को देखते हुए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को 16 अगस्त से 2 पालियों में खोलने का लिया फैसला। शिक्षण संस्थानों में टीकाकरण के लगाए जाएंगे विशेष शिविर। और 3 बजे के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।